हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है वैद्युत छेद आवेश तथा छेद। ठीक है, तो ये क्लास 12th यूपी बोर्ड के चैप्टर्स हैं और अभी हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। हिंदी मीडियम में इसको पढ़ा रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर इंग्लिश में आपको दूसरी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे 12th के सारे फिज़िक्स केमिस्ट्री कवर्ड आपको मिलेंगे। यहाँ पे पूरा बुक कवर किया जाएगा। पार्ट 1 है ये आपका। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप होमवर्क्स, क्वेश्चंस वगैरह जो भी इस चैप्टर रिलेटेड क्विज़ वगैरह है आपको मिल सकता है। आप टीच मी टैप इंस्टॉल कर लें और क्लासरूम आईडी जो भी इसका होगा, है ना। अभी इस क्लासरूम आईडी आपकी ये है जिसे आप देख रहे हैं, है ना। क्लासरूम आईडी क्या है हमारी 3718028251। ठीक है, तो इस क्लासरूम आईडी पर आप जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये आईडी। ठीक है, इस आईडी पर आप अपना पूरे कंटेंट को आप फिर से वीडियो में देख सकते हैं और इससे रिलेटेड होमवर्क जो है आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है वैद्युत आवेश। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये पता करेंगे कि आवेश होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश अब हमारे पास क्या है। ठीक, तो आवेश एक अब इसमें क्या क्या बातें हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, है ना। क्या क्या चीज़ें हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, ओके। परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे कि इसके सूत्र क्या है ना। इसके प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है, ओके नाउ उसके बाद हम पढ़ेंगे विधि क्या होता है, आवेशन की क्या क्या विधियाँ होती हैं, किन किन विधियों से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और उसके बाद फिर हमारे पास है जी हाँ, बस ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र है और कूलॉम का नियम। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेशों के बीच में जो बल लगता है, इसे हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम से। ठीक है, तो इतना टॉपिक है जो भी हमें कवर करना है इस फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स, तो फिर जी हाँ, तो इसका क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। क्या है परिभाषा, आवेश का परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आवेश की परिभाषा का मतलब यह है कि किसी वस्तु के वह गुण, किसी वस्तु के वह गुण जिसके कारण उसके अंदर विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु है तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न कराएंगे। वो कैसे उत्पन्न होता है बेटा, वो ऐसे उत्पन्न होता है कि उसके अंदर आवेश कितना है। ठीक है, मतलब आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब सूत्र की हम बात करें तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमारा आवेश है और ये होता है हमारा Ne के बराबर। N हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर परिभाषा आपने देख लिया। प्रकार की हम बात करें, यहाँ से कुछ कभी कभी क्वेश्चंस उठ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यहाँ से कभी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होती है धनावेश और एक होती है ऋणावेश। ठीक है, एक होता है धनावेश एंड दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश। ठीक, तो अब धनावेश कब आएगा, किसी वस्तु पे धन आवेश कब उत्पन्न होता है, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। किसी कमी होगी, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो कमी है, तो हम प्लस चार्ज उस पर डेवलप करेंगे। ठीक है ना। और फिर ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब उस पर अधिक इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद हैं, तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे देखें कि सपोज़ हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक, ओके। अब इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, सेल्स होंगे। ठीक है, सेल्स के बाहर 2-3 सेल्स होंगे। ठीक है ना। तो अब इस सेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे। ठीक, तो इसके पास अंदर में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है। ठीक है, तो अभी हम देखें इसको,
तो प्लस प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है एज इक्वल टू द प्रोटॉन। अगर अंदर में 3 चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर में 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से वो क्या है, चार्जलेस है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव में और 3 प्रोटॉन है पॉजिटिव में, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से उस पर क्या हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कितने प्रकार से हम इसको आवेशित कर सकते हैं, विधि क्या क्या है, आवेशित करने की विधि क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 विधियाँ हैं, 2 क्या 3-4 विधि हैं, बट इस चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से यहाँ बस 2 विधियाँ हैं। पहला है घर्षण। हाँ जी, हाँ घर्षण मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर रब कर देता हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा, उसके पास एक चार्ज आएगा जिसे हम कहेंगे क्या, कि ये एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस वजह से आया, उसको रब करने से। ठीक है, तो यहाँ पे एक है, आप देखिए ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ठीक है, जैसे मैंने बैलून को ला के स्वेटर के ऊपर रब करूँगा तो बैलून क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अभी ये जो चार्जिंग हो रहा है कैसे हो रहा है, वो हो रहा है घर्षण के वजह से चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बैलून को अगर हमने किससे रब किया, वुलन स्वेटर से रब किया, तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज हमारा डेवलप हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग कूलम लॉ के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपल कर रहा है और पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव को रिपल करके और फिर उसमें अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या ये बताया कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक होते हैं प्लस और एक होते हैं माइनस। जैसे बैलून को हमने स्वेटर पर रगड़ा तो रब किया, घर्षण किया, तो उससे क्या हुआ, एक यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं क्या, घर्षण विधि द्वारा आवेशित करना। उसके बाद दूसरा विधि हमारा है चालन विधि द्वारा। चालन तो सब लोग जानते हैं, मतलब अगर मैं किसी कंडक्टर को किसी चार्ज बॉडी से जोड़ दूंगा तो क्या होगा, वो चार्ज बॉडी उसमें चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे जो दिखा रहा है कांच की छड़ और रेशम का धागा, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, इनमें ये हो रहा है कि हमने इसे रब किया और यहाँ पे ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो 2 तरह के आवेश, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि 2 तरह के आवेश हैं। हाँ, तो सबसे पहले एक रगड़ने से घर्षण की वजह से ऑब्टेन होता है और दूसरा चालन की वजह से। ठीक है, 2 तरह के आवेश है, ऋण आवेशी और धनावेशी। ठीक है, अच्छा फिर सजाती, अब यहाँ पे चार्ज के गुण होते हैं, वो हम बाद में भी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें जी, अब ये क्या है, विद्युतदर्शी है। विद्युतदर्शी क्या होता है, मतलब हम आवेशदर्शी है, जिसे हम विद्युतदर्शी जिसे हम आवेश को देख सकते हैं किस तरह का। अगर मैं इस पर चार्ज रॉड को यहाँ चिपकाऊंगा तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि ये जो गोल्डन बार है ये और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका डिफ्लेक्शन मतलब होता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज है। ठीक है ना, तो ये है क्या है, जो चार्ज को दिखाता है। अगर मैं कोई रॉड को लिया है ना, अब इस रॉड को मैं देखना चाहता हूँ इस पर चार्ज है कि नहीं, तो मैं ला के इसे यहाँ चिपका दूंगा। अगर मैं इसे चिपका रहा हूँ और ये जो गोल्ड फॉयल है, अगर ये दूर गया, मूव हुआ आपस में, इनमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, तो इसका मतलब ये चार्ज। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जब यहाँ का प्लस, सपोज़ यहाँ प्लस चार्ज था, तो ये प्लस चार्ज जब यहाँ से मूव करता हुआ नीचे आएगा तो आधे प्लस चार्ज इधर चले आएंगे और आधे इस वाले पे चले आएंगे, और दोनों सेम चार्ज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो क्या था, चार्ज ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, विद्युतदर्शी से हमने देख लिया कि ये हमारे ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं चार्ज है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है चलिए आवेश के गुण। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि क्या क्या गुण होते हैं आवेश के। ठीक है, तो सबसे पहले आवेश के गुण क्या क्या है, तो बहुत इजी टॉपिक है। हाँ जी, आवेश के गुण। हाँ जी, आवेश के गुण, किस किस प्रकार के गुण होते हैं आवेश में। तो सबसे पहला आवेश का गुण होता है वो होता है आकर्षण और प्रति आकर्षण। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, आकर्षण। हाँ जी, आकर्षण, और दूसरा है प्रतिकर्षण। हाँ जी, प्रतिकर्षण मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम अपोजिट चार्ज को पास में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब आकर्षित हो जाएंगे, और अगर समान चार्ज को
एक पास लाएंगे तो क्या हो जाएंगे वो हमारे, हाँ, वो जो समान चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, वो आपस में रिफ्लेक्ट कर देंगे एक दूसरे को, वो रिपल कर देंगे, मतलब प्रति आकर्षित कर देंगे, एक दूसरे को पुश कर देंगे, ठीक है, ठेल देंगे। अच्छा, आवेशन की अब दूसरा है, पहला गुण तो हो गया आकर्षण प्रति आकर्षण। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है हमारा योज्यता। हाँ जी, योज्यता क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जैसे वो रॉड था, अगर वो चार्ज है वहाँ से तो वो फ्लो होता हुआ आएगा और आने के बाद गोल्ड फॉयल में डिवाइड हो जाएगा आधा आधा। तो ये जो आधा आधा हुआ इसका मतलब क्या है कि वो योज्यता के नियम का पालन करता है। मतलब कि अगर चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे +4 का चार्ज है और -2 का चार्ज है, तो ये दोनों इंटीजर की तरह पूर्णांक संख्या के योज्यता की तरह काम करेंगे और ये हो जाएंगे +2, ठीक है। तो ये योज्यता के नियम का पालन करता है, ठीक है। चलिए फिर दूसरी बात है युग्म उत्पाद और युग्म विनाश। हाँ जी, युग्म उत्पाद मतलब ये हमेशा युग्म उत्पाद, हाँ, ये हमेशा जोड़ों में उत्पन्न होते हैं, ठीक। मतलब ऑब्वियस सी बात है, युग्म उत्पाद का मतलब क्या है, ये जब भी उत्पन्न होंगे, है ना, और विनाश। हाँ, युग्म उत्पाद और विनाश मतलब इनका जो खात्मा होगा वो जोड़े में होगा और जो इसका प्रोडक्शन होगा वो भी जोड़े में होगा। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सपोज एक प्लस चार्ज बना है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक माइनस चार्ज बना रहेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज ये जोड़े में है। अगर यहाँ से कोई प्लस चार्ज वेनिश हुआ है तो मतलब कोई माइनस को लेकर के वेनिश हुआ है, न्यूट्रलाइज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, युग्म विनाश हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि ये जोड़े में बनते हैं और जोड़े में ख़त्म होते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे आवेश के गुण हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी हम बात करें, अगर चौथी बात करें चौथी गुण की, तो क्वांटमीकरण क्या होता है, क्वांटमीकरण यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वांटमाइज्ड होता है। क्वांटमीकरण मतलब हम चार्ज को आधे में फ्रैक्शन में नहीं पाते हैं, पूरे पूरे वोल नंबर में पाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था पहला फार्मूला Q = NE, Q = NE। तो इसमें क्या हुआ, n जो ये रियल नंबर है, सॉरी ये एक इंटीजर नंबर है और ये कभी भी पूर्ण संख्या, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, अपॉन भिन्न संख्या में नहीं आ सकते हैं, पॉइंट में नहीं आएंगे, ठीक है ना। डन। चलिए फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है आवेश का संरक्षण, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। आवेश क्या है, संरक्षित है। क्या है, संरक्षित है। क्यों संरक्षित है, ना ही हम इसे बना सकते हैं ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। काफ़ी पुराना ये एक पॉइंट है जो हमारे पास मौजूद है कि आवेश का संरक्षण क्या होता है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज की हम बात अगर करें तो जी, चलिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, कूलॉम के नियम की। चलिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। एक कप जल में, तो एक कप अगर जल है तो उसमें कितना ऋण आवेश होगा, कितना धन आवेश होगा। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब यही तो है कि अगर हमारे पास, हाँ, अगर हमारे पास जितने एटम्स हैं वो पता है हमें, तो हम निकाल लें। सपोज़ हमने ऐसा सपोज़ किया कि हमारे एक कप जल में 250 ग्राम जल है, ठीक है, 250 ग्राम जल है और एक अणु जो होता है पानी का उसमें कितना होता है, वो होता है 18 ग्राम का। कितना होता है, 18 ग्राम का, ठीक है। तो अगर ये हमारा H2O है तो H2O में धन आवेश कितना है और ऋण आवेश कितना है। तो H2O में यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 धनावेश है और 2 ऋणावेश है, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि H2 है, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही 2 के पास 2, और ऑक्सीजन के पास 16 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक के पास टोटल 18, कितने बेटा, 18। एक के पास 18 प्लस चार्ज है, 18 माइनस चार्ज। इसे करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 18 ग्राम जो है वो हमारा एक प्रोटॉन का ही वजन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर हम बात करें अगर, तो अगर हमारे पास 18 ग्राम में टोटल कितने हैं,
टोटल 18 ग्राम में 18 पॉजिटिव 18 नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं 250 को डिवाइड कर देता हूँ 18 से तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो इट इज़ समथिंग पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। 9 2 ज़ा 18 अजी 9 1 ज़ा 9 एंड देन 3 के 35 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो 13 पॉइंट समथिंग यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसको हम क्या करेंगे, चार्ज नंबर से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो चार्ज का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 13 पॉइंट समथिंग है जो यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, यहाँ बस लिख दिया है 250/18, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कूलम का नियम, ठीक है। कूलम का नियम क्या कहता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है आपका कूलम का नियम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कूलम नियम, कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई अगर हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है ना, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, क्या चार्ज है, दो तरह के चार्जेस हैं, है ना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या फिर दो पॉजिटिव, तो वो आपस में कितना रिपल्सन करेंगे, कितने पावर से अट्रैक्ट करेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या, कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या बताया कि दो आवेशों में लगने वाले बल को बताओ, ठीक है। तो जैसे ये हमारा है कूलम नियम, ठीक है, कूलम नियम, ठीक है। तो कूलम नियम ये है कि किसी पॉज कर देना किसी तो कूलम के नियम के हिसाब से क्या ये नियम क्या कहता है, ठीक है, मतलब अगर हम दो आवेशों को ले लें, ठीक है, दो आवेश को ले लें जो कि Q1 है और Q2 है, ठीक है, दो आवेश को हम ले लें Q1 और Q2, तो इसका मतलब इन दोनों आवेशों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना, जिसे हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, ठीक है ना। चलिए, तो इस Q1 Q2 में ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है ना। इन दोनों Q1 Q2 में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, मतलब एक प्रति आकर्षण बल लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे कूलम के नियम से निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या क्या बातें जो इन पर निर्भर करती है कूलम के नियम पर, ये दूरी r है सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसे जी, तो अगर इसकी हम बात देखा जाए तो जो बल है, जो कूलम का बल है वो समानुपाती है Q1 के, और जो बल है वो समानुपाती है Q2 के, और जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, बल के वर्ग से, ठीक है ना। तो ऐसे, तो यहाँ से जो कूलम का बल आएगा वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन का r², ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा F है वो बराबर है K Q1 Q2 अपॉन r², और यहाँ ये K क्या है, तो जो K है वो है ये कि K = 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अगर हम बात करें इस यूनिट की इसकी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, के को यहाँ रोक दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया जो इस पर लग रहा है, सॉरी यूनिट कांस्टेंट हो गया जो हमने यहाँ यूज़ किया। अब इस के के अंदर क्या है, के के अंदर है 1/4πε0, ठीक है ना, 1/4πε0। अब ये 1/4π इसमें ε0 क्या है, तो ε0 जो है हमारा वो हमारा विद्युत से वो है ε0 हमारा क्या है, ε0 हमारा तो ε0 हमारा क्या है बेटा, ε0 हमारा विद्युतशीलता है, ठीक है, मतलब किसी वस्तु की क्या विद्युतशीलता है, वो अपने अंदर से कितना आवेश को ट्रांसफ़र करना चाहता है, इसकी बात हम करेंगे। तो क्या है ये
विद्युतशीलता है, ठीक है ना। चलिए, और इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.845 इंटू 10⁻⁻12, है ना। अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो अगर ये एप्सिलॉन नीचे है, इधर ऊपर जाएगा, एफ नीचे आएगा, तो वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसके उल्टा, ठीक है, वो क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे ये कूलम है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, कूलम के नियम जो डेरिवेशन वाले में है, उसमें आप देख सकते हैं, एक बार चैप्टर है इसमें, बाद में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ नेक्स्ट पेज है हमारा, चलिए, तो अब यहाँ पे कूलम के लॉ उसमें थे, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 1.45 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद हमारा क्या है, आर है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म का खास यूज़ नहीं है, तो इसे हटा देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, चाहो तो आप लगा सकते हो, और डाउट्स में क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुल आवेशों के बीच में बल, तो अब यहाँ पे बल जो है सबके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लॉ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अब एक पॉइंट है, ठीक, इस पर एक इधर फोर्स लग रहा है F1, एक इधर लग रहा है F2, एक इधर लग रहा है F3, ठीक है। तो हम कैसे इसका फोर्स निकालें, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एक एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फोर्स निकालना है, ये हो जाएगा F1 cos थीटा, जो भी यहाँ पे थीटा है, और इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा, हाँ, और इधर हो जाएगा हमारा क्या, F1 साइन थीटा, वैसे ही F2 साइन थीटा, और इधर हो जाएगा F2 cos जो भी एंगल यहाँ दिया होगा थीटा, उस हिसाब से हम सबका F1 F2 cos निकाल के और इसको ऐड करके निकाल देंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में समझ में आएगा कि किस तरीके का यहाँ पे सॉल्विंग है, ठीक है। जैसे हम इसकी बात करें, ठीक है, तो अब क्वेश्चंस नहीं दिए हैं ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो अब बात करें विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या मतलब होता है, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्या है, तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर की वह क्षेत्र जहाँ उसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। सिंपल मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है, अगर मैं एक चार्ज रखा हूँ और उसके मैं किसी एरिया में आ जाऊँ तो मैं उससे अट्रैक्ट हूँ या रिपल हूँ। अगर मैं उससे रिपल या अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो इसका मतलब हम उसके विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है ज़रा देखते हैं हम इसको, ठीक है। क्या मतलब विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें अगर, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो पॉजिटिव की वजह से अगर हम देखेंगे तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे अवे जाता हुआ दूर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन ही हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जिसके अंतर्गत अगर हम आएंगे तो हम पर आवेश, हम पे क्या लगेगा, हम पे आवेश लगेगा। ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन कहाँ पे है, तो हम घुमाएंगे इसको तो हर तरफ डायरेक्शन उससे बाहर है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। जितना आगे जाएंगे उतना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, उसकी ताकत कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन हम देख सकते हैं जी, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, वोल्टेज हर जगह अलग अलग वोल्टेज है,
है ना। वोल्टेज यहाँ से हर जगह अलग अलग वोल्टेज आएंगे। ग्रिड लाइन देखेंगे हम लोग, ये ग्रिड लाइन में है वॉल वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे विद्युत क्षेत्र है। मतलब अब इसमें कोई आवेश आएगा तो अगर माइनस आएगा तो इसे आकर्षित हो जाएगा, और प्लस आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, प्रति आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब हम पता करें वोल्टेज यहाँ कितना है, तो देखिए वोल्टेज सबसे करीब में हम अगर रहेंगे तो 16.11 वोल्ट की वैल्यू है 1 नैनो कूलम की वजह से। मतलब अभी आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, तो 1 नैनो कूलम की वजह से कितने आवेश आते हैं ये हम पता करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो कितना हो गया 8.49, फिर और आगे बढ़ें तो 5.89, ऐसे आगे बढ़ते जाएँ तो ये कम होते जा रहा है। अब दूरी की हम बात करें तो दूरी भी आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें चार्ज है, और ये दूरी है जहाँ पे हम इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अभी ये कितना दूरी है, ये है 210 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर हम इसे पीछे लाते हैं, देखिए यहाँ ला दें अगर हम, तो अब ये दूरी हम कम करेंगे, कितनी हो जाएगी ये 142। तो अभी आप इस पर क्वेश्चंस भी लगाओगे। जैसे अभी चलिए वोल्टेज तो पढ़े नहीं हम लोग, जब वोल्टेज पढ़ेंगे तो हम इस पर वापस से आएंगे, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज का टॉपिक है, बट हमें अभी क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, जो कैसा है बेटा, जो कि इस तरीके से हम लोग को दिखता है। प्लस के वजह से हमारे पास ऐसा दिखता है, और माइनस की वजह से कैसे दिखता है, माइनस की वजह से इसके तरफ आता है, तो माइनस इसके अंदर आ रहा है, प्लस इसके बाहर जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एक तरह का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। माइनस की वजह से अलग है, प्लस की वजह से अलग है। अब दो प्लस अगर पास में आ जाए तो क्या होगा, दो प्लस अगर पास में आ जाए तो फिर इसका अलग और इसका अलग, और बीच में नल पॉइंट बन जाए। देखो यहाँ पे ये भी रिपलों के ऊपर हो गया और ये भी रिपलों के ऊपर हो गया, तो क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा एक विभव, अरे नल पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब वही बात किताब में यहाँ लिखा हुआ आपका, प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है, उससे अवे उससे दूर होता है, और माइनस चार्ज ऋणावेश की वजह से उसके तरफ होता है, ठीक है। और वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो होगा ख़त्म। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें तो हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या मतलब इसका है, मतलब अगर हम कोई चार्ज ले रहे हैं Q, तो अब इसका कितना तीव्रता है कितनी दूरी पर, तो उसे हम कहते हैं E से प्रदर्शित करते हैं, और E होता है जितना वो बल लगा रहा है वो बटे का Q, है ना। तो ये हमारा होता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E = F/Q। अगर हम बात करें इसकी विमा की, सूत्र की, मात्रक की, तो ये बल हमारा न्यूटन है, आवेश हमारा कूलॉम है, तो न्यूटन प्रति कूलॉम कह लेंगे इसकी मात्रक। विमा की बात करें तो न्यूटन का विमा कितना है mL/T-2, और कूलॉम कितना है AT है, दैट मीन्स mL/T-3 एंड A-1। ये हमारा विमा हो गया। देखिए मैं किसी भी चीज़ का विमा आपको याद नहीं करना है, आपको अगर उसका फार्मूला पता है तो आपका मात्रक पता है, अगर मात्रक पता है तो उससे विमा पता है। ये सब एक जुड़ा हुआ टॉपिक है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और रटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए विद्युत क्षेत्र की भौतिक अभिक्रिया क्या है, तो ये अभिप्राय इसका यह है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर हम उसका उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब यह एक काल्पनिक वक्र रेखा होती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या मतलब है इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे प्लस चार्ज का मैंने क्या बताया, मतलब एक वह काल्पनिक रेखा है, मतलब किसी आवेश के चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखा जिस पर एक धन आवेश कार्य करता है, मतलब जो इसका मूवमेंट होगा वो इसी काल्पनिक रेखा पर होगा। कोई प्लस चार्ज के पास आएगा, इससे दूर जाएगा, और जो मूवमेंट ये काम करेगा ये इसी एक काल्पनिक रेखा के ऊपर काम करेगा। ये एक्चुअल में होता नहीं है, बट ये क्या है, बल रेखा मतलब ये दिखाने के लिए है
कि किसी आवेश के आसपास कितना विद्युत क्षेत्र है, उसे हम दिखाते हैं किससे, विद्युत बल रेखाओं से दिखाते हैं। अब इस बल रेखा की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी कुछ गुण है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या गुण है? तो गुण की अगर हम बात करें तो क्या गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, ठीक है। तो इनके पहला गुण ये है कि ये धनावेश से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। धनावेश से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, यहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, ठीक है। धनावेश से ये उत्पन्न होकर ऋणावेश पर समाप्त होते हैं, ठीक है। और सेकंड, ऋणावेश में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ऋणावेश में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो अब एक बात हमें दिख रहा है कि ये बंद वक्र नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? बंद वक्र नहीं बनाता, ये हमेशा खुला वक्र बनाता है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि प्लस से निकलेगा और माइनस में एंटर कर जाएगा, ऐसा नहीं कि माइनस निकल के वापस आ रहा है, तो ये नहीं होता है, इसलिए ये बंद वक्र नहीं बनाता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है। ये एक दूसरे को नहीं काटते, मतलब ये काट नहीं सकते। क्योंकि अगर एक बल रेखा है, ये जा रही है, दूसरी बल रेखा ऐसी हो गई, तो अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हमने देखा कि एक ही चीज़ का कितना डायरेक्शन हो गया, 2 डायरेक्शन हो गया। मतलब इस पॉइंट पे ये इधर जा रहा है और इस पॉइंट पे इधर जा रहा है, मतलब कोई एक चीज़ एक साथ दो तरफ नहीं जा सकती है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी बल रेखा है वो एक दूसरे को कट करे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ, स्पर्श रेखा, मतलब ऐसी रेखा जो उसे टच करते हुए निकल रही है, तो वो स्पर्श रेखा उसकी दिशा बता देगी। क्या बता देगी? उसकी दिशा बता देगा। अब मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा बना दिया तो उसकी दिशा बना दी। क्या बता दी? ये उसकी दिशा बता दी कि ये उधर जा रहा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा से इसकी दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब ये जो टॉपिक है वो अगले टॉपिक से ज़्यादा वो रखती है ना। इस टॉपिक में इसका यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, है ना। तो क्षेत्र रेखाएं हम बात करें, धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि आवेश एकल है तो अनंत तक आरंभ, अनंत से आरंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है ना। मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं वक्र माना जाता है, जो कभी कहीं नहीं टूटता, मतलब इसे हमने कहीं टूटता हुआ नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती, ठीक है, ये कट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कट करने पर क्या होगा, एक पॉइंट का, एक चीज़ का दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए, विद्युत फ्लक्स हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ गॉस लॉ के साथ डील करेंगे, तो इसे अभी होल्ड करेंगे, तो इसे, जी हाँ। चलिए, अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। वैद्युत द्विध्रुव, हाँ जी, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ये वैद्युत द्विध्रुव मतलब, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव मतलब ये हो गया कि अब टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों, अगर हम दो आवेशों को
अल्पतम दूरी पर रख दें। ठीक है, ये दो आवेश है। अब इसको हमने क्या किया, एक अल्पतम दूरी पर रख दिया। ठीक है, ये अल्पतम दूरी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इस अल्पतम दूरी वाले आवेश को से जो बनता है वो क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव बनता है। मतलब क्या हुआ कि पहले एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, मतलब दो समान प्रवृत्ति के, दो समान परिमाण के अपोजिट या विपरीत आवेशों को, विपरीत परिवर्तित नेचर के आवेशों को अगर हम करीब पे रखते हैं, पास में रखते हैं, तो बनते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, मतलब क्या है कि समान परिमाण वाले, परिमाण में समान में विजातीय बिंदु आवेशों को युग्म पृथक 2a दूरी पर रखते हैं तो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव बनता है। मतलब अगर मैं बिल्कुल करीब करीब में दो अपोजिट और सिमिलर चार्जेस को आपस में रखता हूँ तो इनके बीच में बनता है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ L वर्ड हमने लेंथ यूज़ दिया है जो कि सेंटर से नापी जाती है, एक आवेश की सेंटर दूरी, दूसरे आवेश की सेंटर से दूरी। अब इसी से निकल के आता है आघूर्ण। क्या आता है, विद्युत द्विध्रुव आध्रुध्रुव आघूर्ण आता है। ठीक है ना, तो आघूर्ण का यहाँ पे कुछ दिया नहीं अभी, चलिए देखते हैं, देना तो चाहिए। ठीक है, देखिए तो आघूर्ण का मतलब क्या है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है P इज इक्वल्स टू 2QL। मतलब अगर परिभाषा कोई पूछे कि द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या है, तो इसका मतलब है कि किसी एक आवेश के मान और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, आघूर्ण मतलब टॉर्क। ओके, डाइपोल का टॉर्क मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मतलब आघूर्ण क्या है हमारा, वो है 2QL। क्या है, 2QL। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, अगर कोई अक्ष पे बिंदु स्थित है तो उस पे कितना आवेश लगेगा, ये कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, जैसे ये हमारी टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, तो इससे पहला टॉपिक जो रिलेटेड है वो क्या है, तो इससे रिलेटेड दो स्थितियों पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। पहली स्थिति है अक्ष पर स्थित बिंदु पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। हाँ जी, विद्युत क्षेत्र मतलब ये कोई आवेश है P प्लस Q और ये कोई आवेश है माइनस Q, मतलब ये क्या है, द्विध्रुव है। ठीक है, अब इसके अक्ष पे हम आगे बढ़ेंगे। ये अक्ष है एक्सियल पोजीशन, जिसे पॉइंट P मैंने मान लिया। अभी जो पॉइंट P है, इनकी बीच की दूरी L है, इनकी बीच की दूरी L है। तो ये अगर हम इसको A पॉइंट माने और इसको B पॉइंट माने तो ये A वाला माइनस है, तो इसके वजह से जो विद्युत क्षेत्र है इसके तरफ बनेगा EA। B वाला प्लस है, इसके जो विद्युत क्षेत्र बनेगा तो उसके अपोजिट बनेगा EB। ठीक है, अब EA हमारा क्या है, अब EA हमारा क्या है, तो EA हमारा जो है तो अब इस पर एक बल लगा। ठीक है, EA की वजह से विद्युत क्षेत्र लगा इसके तरफ और EB की वजह से विद्युत क्षेत्र लगा इसके
विपरीत। क्यों? क्योंकि ई बी क्या है हमारा, धनावेशित है। ई बी क्या है, धनावेशित है, तो वो अपने से दूर बनाएगा। अब अगर हम ई की बात करें, ई का फार्मूला आपको याद होगा, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसके वजह से जो हमारा ई ए जो उत्पन्न हो रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर स्क्वायर। बट आर क्या है ये बताइए। अब ये हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ भी नहीं है, तो ये अगर टोटल दूरी हमारी आर थी तो ये है आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, दिशा जो है हमारी वो क्या है, दिशा है हमारी पी ए की ओर। इधर से पी से ए की ओर। अगर हम ई बी की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, दिशा क्या है इसकी, इसकी दिशा है बी पी के ओर, मतलब बी से पी के ओर। ठीक है, तो ये दूर जा रही है। अब ये ई ए है और ये ई बी है, ये हमारा दो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर लग रहे हैं। दोनों की दिशा क्या है, उल्टी उल्टी है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे माइनस। लेकिन किसको किससे माइनस करें, ई ए को ई बी से करें कि ई बी को ई ए से करें। तो ई ए जो है ये निगेटिव है, मतलब ये बड़ा है, और ये पॉजिटिव है तो ये छोटा है। बाकी सब कुछ सेम है, नीचे में डिनोमिनेटर इसका छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। दैट मीन्स कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। ओके, अब ई ए क्या है हमारा, ई की वैल्यू है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉमन कॉमन बाहर आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें नीचे वाला का तो r प्लस L4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो ये RL एल स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4RL। क्या हो जाएगा ये, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R का पावर 4। ये पावर कट जाएगा, ये बच जाएगा R का क्यूब। ठीक है ना, R का क्यूब बच गया। अब क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा R का क्यूब। दैट मीन्स कि इसका मतलब जो E हमारा टोटल बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो ये जो वैल्यू आई ई की वो कितनी आई, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QL अपॉन R का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। तो सबसे इजी तरीके से ये फार्मूला डिराइव हुआ है यहाँ पे, जो कि अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। तो हमने क्या देखा, हेडिंग मिला, सवाल मिला, उस पर आपने पढ़ा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, तो पहले आपको द्विध्रुव बनाना है, फिर उसके अक्ष पे जाना है, एक बिंदु P लेना है जो कि R दूरी पर है सेंटर से, और एक की दूरी R माइनस एल और दूसरी की दूरी R प्लस एल। दूसरी दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल। तो ये होगी, दो दूरी हमारी हो गई।
अब दोनों के वास्ते हम सेपरेट ई निकाल लेंगे, ई ए की वैल्यू ई बी की वैल्यू माइनस कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। किसके वजह से? किसी द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना। चलिए, जो कि यहाँ पे आपका प्रूव्ड है। हाँ, 4QA अपॉन 4πε0 अपॉन r3, जिसमें हमने एक 4QA क्या दिया है, P इंटू 2P लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, डन। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है टॉर्क, जो कि अगली क्लास में डील किया जाएगा। तो आप, हाँ, गॉस का नियम है जो कि अगली क्लास में डील करेंगे हम, है ना, जिसमें हम विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, सतत आवेश वितरण पढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है, सतत आवेश वितरण पढ़ेंगे और फिर उसके बाद गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सारे वीडियोस आप कमेंट पे करें, जिस भी टॉपिक में डाउट है आप पूछें। आपको होमवर्क इसके क्लासरूम आईडी पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिंक आपको, आप टेचमिंट ऐप इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने पर आपको आईडी लॉगिन करनी है, जिसमें आप क्लासरूम आईडी अगर ये डालते हो, क्या है आईडी है 3718028251। ये हमारी क्लासरूम आईडी है। आप टीचमिंट ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ से आपको होमवर्क एंड सारे क्विज़ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है ना, मैं क्विज़ जनरेट कर देता हूँ, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा क्विज है यहाँ पे, तो उस टॉपिक से कुछ क्विज़ है जो यहाँ पे आपको जनरेट किया गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, वाइट बोर्ड पर भी सॉल्व कर सकते हैं जी। चलिए, ये हमारा क्विज़ है। ठीक है, ऐसे क्विज़ आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये सारे क्विज़ आपको मिल जाएंगे ऐप पर। टीचमिंट ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।